All right, guys, how are you? I hope कि you guys are doing well. तो आज इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट को, है ना। काफ़ी सारे आपको जानने को मिलेगा कि ये 14 जेपीएससी को जो टारगेट कर रहे हो, है ना, द people who are targeting the 14 JPSC or you can say the aspirant, okay, 14 JPSC का टारगेट अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें क्या, बहुत कुछ चीज़ें जो आप सोचते नहीं हो, है ना, वो भी आपको उस डायरेक्शन पे आप काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये आपका 14 जेपीएससी के जो टारगेट कर रहे हैं, देखिए ये पीवाईक्यू है ना, ये आपका 11 जेपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। राइट, तो आज ज्योग्राफी क्यों चुना? ज्योग्राफी इसलिए चुना क्योंकि अभी तक हमने आपको जो वीडियो यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर रहे थे, है ना, दैट वाज ऑलमोस्ट पॉलिटी, राइट, इकोनॉमी, ऑलराइट, और लास्ट ईयर है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ वीडियो डाला था। ओके, तो और कुछ ज्योग्राफी का ऑलरेडी डाला हुआ था, तो मैं सोचा कि अब थोड़ा सा सब्जेक्ट को चेंज किया जाए, टॉपिक को चेंज किया जाए। तो दैट्स हाउ आई कम अप विथ दिस वन, ओके, दिस पेपर। तो अगर आपको 14 जेपीएससी को टारगेट करना है, देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में क्या डिफरेंस है, और इवन की यूपीएससी में जो मेजर डिफरेंस है ये नंबर का। तो ज़्यादा नंबर का अगर पूछ रहा है, 40 मार्क्स में कहीं नहीं पूछा जाता, सबसे पहली बात। तो 40 मार्क्स में अगर पूछ रहा है तो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर भी होना चाहिए, है ना। जो कि हम जनरली, है ना, क्या करते हैं, 40 मार्क्स के लायक हम उस डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। राइट, इसीलिए हर एग्जाम का डिमांड अलग होता है। आपको सिलेबस सेम है ना, यूपीएससी का सिलेबस देखो तो जो आपके ज्योग्राफी का सेक्शन है, इनफैक्ट जो भी आपके जो मेजर कोर सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट मोर और लेस आपके सिमिलर रहते हैं। बट चैलेंज कहाँ पे आती है, इस मार्क्स में। जब आपके ज्यादा मार्क्स में सेम क्वेश्चन पूछेगा, मान के चलिए यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा, सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, 10 मार्क्स 15 मार्क्स में अगर पूछा, तो आपके पास आंसर लिखने का कंटेंट डिफरेंट होगा। बट सेम क्वेश्चन अगर आप 40 मार्क्स में पूछा गया है, देन योर थॉट प्रोसेस विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जेपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है? और मान के चलिए टॉपिक छोटा है, एग्जाम्पल मान के चलो कि कोई टॉपिक छोटा है बट उसने 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया है, ये तो हालांकि टॉपिक बड़ा है ना। कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें कि कंटेंट उसका 40 मार्क्स के लायक नहीं है, तो फिर कैसे करोगे? फिर वहां पे आपको टॉपिक से रिलेटेड, है ना, इंटरलिंक करना पड़ेगा कंटेंट को। राइट, तो उसी सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे जो जो जनरली बच्चे क्या होते हैं, है ना, जेपीएससी के जो बच्चे होते हैं और इनफैक्ट एनी सिविल सर्विस एस्पायरेंट जो होते हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं? आप बताओ कि अगर आपसे बोला जाए कि, क्योंकि आप ही बताओ, मैं चलो इसको हटाता हूँ, है ना, आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा यहाँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे चार में से दो करने हैं, ठीक है, चार में से दो करने हैं, तो आपको कौन सा करना आप चाहोगे? आप क्या, सब कोई जनरली क्या चाहता है, जनरली क्या चाहता है ना, जनरली जो मोस्ट क्राउड पीपल है ना, भीड़ जो है, जो भीड़ है, पब्लिक है ना, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक। पब्लिक क्या करना चाहेगी? अरे जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ज़्यादा थियरी है ना, इसमें तो मैं पेज भर सकता हूँ, है ना। देखिए कौन बात को समझिए, ये यहाँ पे बात हो रही है पेज भरने का, है ना। जनरली क्या सोचते हैं यार, इसमें ये वाला क्वेश्चन में तो मुझे इसमें तो कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी है, और फिजिकल ज्योग्राफी में आप कुछ फेंक नहीं सकते हो, है ना, इधर उधर की बातें लिख नहीं सकते हो। तो जनरली क्या करेगा, ये वाला टॉपिक जो फिजिकल ज्योग्राफी है, एक तो पढ़ के मतलब तैयारी उतनी होती नहीं है, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट लगते हैं इस टॉपिक में, है ना, इस सब्जेक्ट में, फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में। तो जनरली सबको ही, मतलब जो आपका एक यू कैन से भीड़ में से आपका 80 to 85% बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ के ही नहीं गए, सिलेबस में ध्यान से पढ़ भी के नहीं गए, क्योंकि पता है कि ये पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। राइट, तो क्या करेंगे, अब तीन में से चुनेंगे। अब क्या करेंगे, अब सोलर एनर्जी है, इसको लगता है कि यार ये सोलर एनर्जी तो है, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, या तो इधर पे जाएंगे या तो फिर इधर पे जाएंगे, है ना। इधर पे भी शायद नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में पूछ दिया है। अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या जा भी सकते हैं, क्योंकि झारखंड में माइनिंग एरिया है,
ना, डिपेंडिंग कि लोगों का कितना अंडरस्टैंडिंग है, इसमें भी जाएंगे, या तो फिर तीन, मतलब बेसिकली इस तीन में फिर दो पे जाएंगे, राइट। फिर अब तीन में से फिर दो पे आएंगे, तो किसी एक को छोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो करना है जो ये भीड़ कर रही है, उसको उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। भीड़ के ऑपोजिट में काम करो, भीड़ तो जहाँ जाएगी तो आप भी जाओगे, तो बस आपका फिर ऑलमोस्ट वैसे ही रहा। आपको भीड़ से हट के काम करना है हर जगह, ओके। तो जो भीड़, क्योंकि जो सब कर रही है, तो फिर आपको फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आपका टॉपिक का सिलेक्शन भी होना चाहिए ऐसा, आपको तैयारी इस लेवल पे होना चाहिए कि जो भीड़ नहीं कर सकती है, हम करेंगे, राइट। दैट इज व्हाट मेरा मतलब है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अभी डीप में बताऊंगा थोड़ा सा, कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। उससे पहले जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, देखो, जो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, और आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, है ना। एक तो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट देखो, कि हम क्या करते हैं ना, कि बेसिकली आंसर राइटिंग को हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, ओनली रीडिंग रीडिंग रीडिंग, नेवर राइटिंग। मतलब जब भी, अगर आप भी देखो, अगर आप 14 जेपीएससी के लिए अभी से लग गए हो, है ना, तो क्या कर रहे हो, सिर्फ अभी या तो इंटरनेट पे आप अपना टाइम दे रहे हो, राइट, इंटरनेट में दे रहे हो, चाहे इंटरनेट में तो इधर यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना, या तो कोई अगर एआई का यूज हेल्प ले रहे हो, बट क्या कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट के यूज कर सिर्फ रीडिंग रीडिंग कर रहे हो। यस एंड नो, सिर्फ रीडिंग रीडिंग रीडिंग। या तो क्या कर रहे हो, इससे थोड़ा सा अगर आप कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट, है ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, सेम चीज़ को कॉपी कर रहे हो। लेकिन करना क्या चाहिए, आपको विदाउट, मतलब इंटरनेट को यूज नहीं करना है ना, आपका स्टैंडर्ड बुक्स को यूज नहीं करना है, जो भी टॉपिक आपने समझ लिया, आपको प्रैक्टिस करना है, राइटिंग करना है, कि जितना भी मैंने अभी पढ़ा, कि क्या मैं उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ या रही हूँ, रेप्लिकेट मतलब उसको प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, जो भी करना है। तो बेसिकली, तो लेकिन वो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, कंटेंट को कंज्यूम करने में लगे रहते हैं, ठीक है। जितना भी कंटेंट है सब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ कंज्यूम करें, कंज्यूम करें, कंज्यूम कंज्यूम करें, कंज्यूम करें। हम यहाँ पे रेप्लिकेट मतलब प्रोड्यूस करना चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार हमारे पास सब कुछ आ जाए, फिर हम प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, है ना, जो आपके मोस्ट, जो भीड़ करती है ना, पब्लिक करती है। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि मैंने आपको आपको पहले ही बताया, जो पब्लिक कर रही है, जो पूरी जनता कर रही है, तो फिर आप भीड़ में मत रहिए, क्योंकि पूरा जनता करेगी तो आप वही चीज करो, तो पूरा जनता का सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, राइट। पूरी जनता का सिलेक्शन नहीं होना है, सिलेक्शन तो कुछ ही का होना है। तो जो अलग हट के करेंगे भीड़ से, उन्हीं का होगा। तो दैट मीन्स कि आपको कंटेंट को कंज्यूम नहीं करना है, दिन भर आपको इंटरनेट में बैठना नहीं है, यूट्यूब में बैठना नहीं है, ओके। आपको यहाँ पे काम करना है, प्रोड्यूस करना है, राइट। तो अब डेली ट्राई करो कि कुछ लिखने का, वो भी विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम इंटरनेट और एनी काइंड ऑफ सोर्सेस, चाहे आपके रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी हो, जो भी पढ़ लिया, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर खुद से रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए, पहला थिंग। सेकंड, हम चाहते हैं कि हम एक परफेक्ट आंसर लिखें, है ना। तो परफेक्ट आंसर के लिए क्या करते हो, सेम चीज यहाँ पे करते हो, कि सिर्फ परफेक्ट लिखने के लिए आप क्या करते हो, सिर्फ मटेरियल का कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, सिर्फ, है ना, दिन भर इंटरनेट पे रहो, या तो इधर का इसका वीडियो देखो, उसका वीडियो देखो, है ना, उसका पीडीएफ देखो, उस टेलीग्राम पे देखो, है ना। क्या करते हो, दस दस जगह से आप क्या करते हो, अगेन कंटेंट का जो है कंज्यूमिंग प्रोसेस पे लगे रहते हो, सिर्फ क्या करते हो, आपको आपको कभी कंटेंट जो है ना, कभी लगता ही नहीं कि मेरा, हाँ हो गया, इस टॉपिक का कवर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए। अब एक ही टॉपिक को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें पीएचडी करने की सोचते हो, राइट, कि एक बार इस टॉपिक में मेरा पीएचडी हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे, और ये आपका रिसर्च चलते रहता है, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का डिमांड ही नहीं है, ठीक है। आपको पीएचडी करने का जरूरत ही नहीं है, ना ही एग्जाम का डिमांड है। सिविल सर्विस में आपको क्या चाहिए, जनरलिस्ट चाहिए, जनरलिस्ट, तो आपका बेसिक जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज का होना चाहिए, ओके। तो और उल्टा क्या करते हैं, हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। अगर परफेक्शन बनना है, तो फिर आप एक काम कीजिए, जितने भी जीएस पेपर है, सब सब में एडमिशन करा लीजिए, है ना। 2 साल 2 साल का कोर्स
कर लीजिए मास्टर डिग्री, क्योंकि बैचलर डिग्री तो आपका है ही है। तो 2 साल पॉलिटिकल साइंस में करके आइए, है ना। 2 साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आइए, 2 साल आपका इकोनॉमी में करके आइए, जो 2 साल ज्योग्राफी में, 2 साल हिस्ट्री में, है ना, जितने भी पेपर है, तब आप फिर जेपीएससी के लिए तैयारी है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप परफेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं कि मुझे आपको पीएचडी करना है कि आपको जेपीएससी में सिलेक्शन लेना है। तो ओके, सो बेसिक फोकस जो वही कह रहा है कि जो भीड़ कर रही है मत करिए आप। सेकंड, है ना। तो क्या करते हैं हम कि और अभी एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आप देखोगे जो यूट्यूब में आप देख रहे होंगे, है ना, यूट्यूब में क्या हो रहा है ना, जो कुछ टीचर्स हैं, है ना, मिसलीड कर रहे हैं। जो टीचर हैं मिसलीड कर रहे हैं। अब मिसलीड कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या करें टीचर, कुछ आपको सैंपल आंसर दिखाया जा रहा है ना, कुछ सैंपल कॉपी आंसर दिखाया जा रहा है, आंसर शीट, ठीक है। और है ना, और आपको लग रहा है कि यार जो जिस ये तो आंसर बहुत सही लिखा है ना, आंसर इज परफेक्ट। तो ये आपको नहीं पता कि आंसर एआई एआई का हेल्प से बनाया गया है इस आंसर को, है ना, चैट जीपीटी वगैरह, या तो रेफरेंस बुक का सहायता से बनाया गया है, आपको क्या पता, सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे आंसर लिखा जाता है या सैंपल। आपको लगता है यार ये तो बहुत सही आंसर लिख रहा है, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, आप पैनिक कर जाते हो, है ना। और ये टीचर का काम ही है आपको पैनिक करना, ठीक है, ताकि ऐसा आंसर दिखा दिया, आपको लगेगा यार ये तो बहुत सही आंसर लिखा है, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ या लिख ही नहीं पा रही हूँ। इस पैनिक में क्या करोगे, तो फिर ये इनका इनका जो मकसद है कि कोर्स को सेल करना, ठीक है, कोर्स सेल करना, फिर आप इस क्या करते हो, इस ट्रैप में फंस जाते हो। इनका मकसद ही है कि आपको पैनिक करना, है ना, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। ओके, उसका पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं इस फील्ड में हूँ, मैं बता सकता हूँ, राइट। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना कि जो आंसर बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्या पता, है ना, कि उसको उस आंसर को लिखने में 2 घंटे, एक आंसर को लिखने में 2 घंटा बिताया गया होगा, है ना, और 2 घंटा में एआई का हेल्प लिया गया होगा, है ना, चैट जीपीटी वगैरह, राइट, रेफरेंस बुक का। तो क्यों, क्योंकि जब तक जो दिखाएगा नहीं, है ना, तो बिकेगा नहीं। तो आपको नहीं पता है ना कि ये जो आंसर आपको दिखाया गया है कितने आवर्स में लिखा गया है, राइट। तो उस बात का पॉइंट समझ में आ गया। तो इस चक्कर पे नहीं पढ़ना है, तो इस परफेक्शन पे नहीं पढ़ना है आप, कि सामने वाला क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, मैं कैसे लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रही हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, मेन फोकस इज कि आपको, इसीलिए जो है कि आपको देखिए फोकस ऑन क्लैरिटी स्ट्रक्चर, ओके, वही आपका काम आएगा। और फोकस क्लैरिटी और स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जनरली अगेन जो पब्लिक भीड़ क्या कर रही है, इग्नोरिंग एनसीईआरटीज एंड बेसिक, राइट। तो हमको क्या करना है, अगर आपको आंसर लिखना है, देखिए एक तो होता है कि आंसर जब लिखोगे खुद से, खुद से, क्योंकि आपको पता है कि बहुत अभी आपको यहाँ पे भी बहुत सारे यूट्यूब में आपको देखेंगे, आप देखोगे क्या आपको मिलेगा कि हम आपको मॉडल आंसर देंगे, मॉडल आंसर देंगे, ठीक है। तो आप बताओ कि जो मॉडल आंसर जो सामने वाला देगा, क्या आप एआई से जनरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। वो मॉडल आंसर क्या आपने खुद से लिख के देगा, ना एआई से ही जनरेट करके देगा, एआई से जनरेट करके देगा। तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो, और सब जब एआई से जनरेट करके दिया तो क्या लग रहा है कि सिर्फ आप ही एआई से जनरेट कर मतलब करके पढ़ रहे हो, पूरी जनता कर रही है, पूरी जो जेपीएससी की जनता है सब कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी पूरी की पूरी पब्लिक कर रही है, पूरा भीड़ यहीं पे है। तो जो पूरा भीड़ कर रही है आप भी करोगे, तो इसका और आपको क्या लग रहा होगा कि यार ये तो कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ, है ना, पब्लिक तो सब मूर्ख है ना, पब्लिक क्या है, सब मूर्ख है, मैं ही एक होशियार हूँ। वो भी काम नहीं चलेगा, आज की डेट में कोई मूर्ख नहीं है, सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है, सब कुछ जानता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आप मॉडल आंसर के चक्कर में मत पड़ो, और मॉडल आंसर जब कोई देगा तो ही आपको मान के चलो, जो देगा तो मान के चलो 100 बच्चों को दिया, तो अगर 100 बच्चे अगर सेम लिख के आ गए, तो फिर आप कहाँ से भीड़ से अलग हुए, फिर आप भीड़ का पार्ट बन गए। तो अगेन दिस इज ए ट्रैप, ओके, दिस इज ट्रैप। तो क्या करें, बचे कैसे, ठीक है। तो बचने के लिए आपका एक ही रास्ता है, आप अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एनसीईआरटी इज अ फाउंडेशन बुक, ओके, एनसीईआरटीज आर द फाउंडेशन बुक्स, ओके। और अगर आपको भीड़ से अलग होना है, तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए, आंसर में जो कंटेंट होना चाहिए, वो भीड़ वाला, ये मॉडल आंसर जनरेटर वाला नहीं होना चाहिए,
और जो पब्लिक कर रही है वो भी नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट सबसे यूनिक होना चाहिए, यूनिक। एंड हमको पता है कि हर इंसान दूसरे से अलग होता है, ठीक है, क्योंकि आपको सबका आंसर राइटिंग लिखने का जो है शैली अलग होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अलग होता है। दिस इज व्हाट ये आपको भीड़ से अलग करेगा। और भीड़ से है ना, यूनिक कंटेंट डालने के लिए आपको यूनिक पढ़ना पड़ेगा। यूनिक क्या पढ़ना पड़ेगा, जो कि भीड़ नहीं करना चाहती है। भीड़ है ना, भीड़ क्या चाहती है कि हमको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। और पीडीएफ में आपको पता है ना कि पीडीएफ में क्या रहता है, यही सब रहते हैं, है ना। चैट जीपीटी का ही कंटेंट रहता होगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट मटेरियल रहता है, कॉपी पेस्ट मटेरियल। आज वो तो आप खुद जनरेट कर सकते हो, उससे काम नहीं चलेगा। फाउंडेशन के लिए आपको एनसीईआरटी लेवल पे जाना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर्स। और आपका जो नोट्स होना चाहिए, नोट्स में क्या होना चाहिए, आपके पास डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम प्लस करंट अफेयर्स। और आपका आप बताओ कि जहाँ से भी आप नोट्स लेते हो, तो क्या आपका करंट अफेयर्स में डायग्राम रहता है, आई मीन नोट्स में डायग्राम रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? डायग्राम को आप अपने हिसाब से समझ के कहाँ पे फ्लो चार्ट बनना चाहिए, राइट, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनेगा, कहाँ पे करंट अफेयर्स का डेटा आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कोई सा भी टॉपिक है ना, अभी जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन का इशू चल रहा है ना। इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है ना, प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है ना। अब अभी बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इम्पीचमेंट चलेगा, है ना, इम्पीचमेंट होगा। तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, राइट। तो अपनी करंट अफेयर्स में इसको कवर कर लिया। जैसे जैसे अभी न्यूज आर्टिकल आते जाएंगे, है ना, न्यूज आर्टिकल आते जाएंगे, जो आपका खुद का नोट्स होगा, नोट्स में क्या करेंगे, ये सब आपको अपडेट करना पड़ेगा, है ना। बट ये क्या आपको यहाँ पे क्विक करके देगा इसको, जो जो मतलब मार्केट में पीडीएफ कॉपी पेस्ट वाला चीज़ें हैं। तो यूनिक करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब इतनी बड़ी सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप मेहनत ना करो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है, एग्ज़ाम आपको देना है, ओके। तो नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो फिर इतना जब आपको, और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं एग्जाम दूँ, नोट्स भी ना बनाऊँ, रिवीजन ना करूँ, मेरे को कोई पीडीएफ दे दो, पीडीएफ पढ़ के जेपीएससी जैसे एग्जाम को निकाल लो, दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ, ओके। तो बेसिकली ये आपको करना पड़ेगा। ऑल राइट नाउ, तो और कुछ बातें क्या क्या है अभी देखो, उसके बाद यही मैं बता दिया, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी का क्या करना है, 6 to 12 पढ़ना है, बट सारा नहीं पढ़ना है, ओके। क्या क्या पढ़ना है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो देख लीजिएगा, ओके। फिर कोचिंग नोट्स पे हम क्या करते हैं, पूरा हम कोचिंग नोट्स को ही हम एगो यूनिवर्सल ट्रूथ और हम सबको गॉड मान के चलते हैं कि इसी से हमारा काम हो जाएगा। मैंने बता दिया कि क्यों नहीं चाहिए, ओके। और हम मल्टीपल, जैसे बताया कि हम मल्टीपल रिसोर्स को चेंज करने लगते हैं। एक ही चीज़ को बताया ना कि पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, 10 टेलीग्राम में 10 पीडीएफ एक ही कंटेंट का, राइट। फिर इसका वीडियो यूट्यूब में, उसका वीडियो। अब हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं, दैट वो हमको करने से नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, राइट। फिर हम लास्ट में वही रिवीजन नहीं कर पाते हैं, हाँ, इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास खुद का कोई नोट्स नहीं रहता है। फिर आज के डेट में जितना, अभी एग्जांपल देता हूँ, है ना, आज की डेट में जितना आपके पास पीडीएफ है, कंटेंट है ना, एग्जाम तक आते आते ये और बढ़ जाता है। क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कभी मेरा ये फिनिश्ड हुआ है। तो सिर्फ आप क्या करते हो, कंटेंट को कंज्यूम करने में ही आपका तब तक एग्जाम आ जाएगा करते करते। तो आपके पास एज सच कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स नहीं रहता खुद का। मैं वही बोल रहा हूँ, खुद का मार्केट में तो मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो अंडरस्टूड कि अगर आपको करना है जेपीएससी में पास होना है, तो यू हैव टू बी यूनिक, ओके। यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू बी यूनिक। अगर आप यूनिक नहीं हो पाओगे, भीड़ का पार्ट बनेंगे, तो भीड़ का जो रिजल्ट होता है वही रिजल्ट होगा, है ना। तो आपको यूनिक बनाने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ेगा, दिस इज फर्स्ट थिंग। और मैं इसको क्यों दिखा रहा था अभी, जो एक क्वेश्चन था, कि अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना हो, है ना, इस क्वेश्चन को लिखना हो, तो आपको पता है कि आपको आपको इस क्वेश्चन में जेपीएससी क्या क्या मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये वाला क्वेश्चन आप देखो यहाँ से, अगर आप देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया कि जो भीड़ है
पब्लिक है, इस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भीड़ कर रही है उसको आपको नहीं करना है, जो भीड़ नहीं करना है मतलब नहीं कर रही है वो आपको करना है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको पता है ना ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आपको पता है कोई चीज़ में, फॉर एग्जांपल आपने 10th लेवल पे आपने देखा होगा कि अगर मैथ्स का क्वेश्चन बनाया, सही आंसर आ गया तो आपके पूरे मार्क्स मिलते थे, पूरे मार्क्स। क्योंकि मैं इसे न्यूमेरिकल वाला चीज़ में सब मिल जाएंगे, इवन कि फिजिक्स में भी आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर डेरिवेशन सही हो गया तो, राइट। बट वही केस अगर हम बात कर लें कि हिस्ट्री का अगर आप आंसर लिखते हो तो मार्क्स मिलते हैं, नहीं मिलते, कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हिस्ट्री का आंसर का जज करने का कोई तरीका नहीं है। सिमिलरली अब देखो सब जेनरिक क्वेश्चन पूछा है, अब जेनरिक के बीच में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, तो इसको अगर आप छोड़ के जा रहे हो दूसरे, मतलब समझ गए मेरा पॉइंट क्या है, तो आपको पकड़ना क्या है ये। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास पता है क्या क्वेश्चन, अब अभी आप क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में डिफरेंशिएट पूछ रहा है, बताइए। और 40 मार्क्स में पूछा है, तो क्या सिर्फ आपको डिफरेंस मतलब इस टाइप का बना के दो, है ना, डिफरेंट, इधर आप ट्रॉपिकल लिख दिए ट्रॉपिकल और इधर टेम्परेट और डिफरेंस बता 10 पॉइंट लिख दिए, तो क्या आपको 40 मार्क्स देगा? नहीं देगा। तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा जो साइकिल है ना, साइकिल बोल लो या तो फ्लो बता दो, है ना, इस या तो बोल लो ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन से लास्ट में एंड कैसे होता है, पूरा बताना पड़ेगा। तो सिर्फ आपसे साइक्लोन नहीं पूछा है ना, तो उस अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा तो टाइम नहीं लूंगा आपका, राइट, क्योंकि सिर्फ इसको बताया नहीं जा सकता है, राइट। तो देखो अगर आपको साइक्लोन से पूछा क्वेश्चन है ना, साइक्लोन एंड दैट टू डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर पाते? जब आपके पास जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट हो इस टॉपिक का। साइक्लोन से पहले आपका साइक्लोन समझने से पहले पता है क्या आपको समझना पड़ेगा? साइक्लोन डायरेक्टली आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। साइक्लोन समझने से पहले आपके एयर मास समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एयर मास क्या होता है, अब एयर मास के लोगों को नहीं पता है ना कि एयर मास क्या होता है। अब एयर मास समझने के लिए पूरा का पूरा आपको जो प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट समझना पड़ेगा। प्रेशर बेल्ट में भी आपके लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये समझना पड़ेगा। फिर अब जो अ, उसका रोटेशन, क्योंकि जो साइक्लोन है, साइक्लोन का जो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन पे साइक्लोन मूव कर रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब बेसिकली इस रोटेशन को समझने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको कोरियोलिस फोर्स पढ़ना पड़ेगा, राइट। कोरियोलिस फोर्स, क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो रोटेशन क्या होता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका कोरियोलिस फोर्स डिसाइड करता है। अब रोटेशन कहाँ पे होगा? या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होगा या तो सर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है, सर्दर्न में क्या डायरेक्शन होगा, इतना ये सब चीज आपको बहुत मतलब बेसिक लेवल पे जाके पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीजें इतना इजी नहीं है। फिर है ना कि जो आपका साइक्लोन है, साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या क्या नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल आपका इंडियन ओशन हो गया, है ना, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में अगर हो गया, अटलांटिक ओशियन में, है ना, इसको हुरिकेन के नाम से जाना जाता है, हुरिकेन के नाम से। ओके, सिमिलरली अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो दूसरे नाम से जाना जाता है, विली विली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विली विली। तो ये सब बेसिकली चीजें हैं, आपको बताना पड़ेगा, 40 मार्क्स ऐसे नहीं दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेट पूछा था, है ना, टेम्परेट, क्योंकि टेम्परेट को ही दूसरा नाम से जाना जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए ना कि टेम्परेट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बताने के लिए। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस सब टॉपिक में आ, आ, को ये करना है, क्या करना है, पूरा बेसिक फंडामेंटल को करना है, तो आपको
बताया कि आपका जो फंडामेंटल्स है सब पे जाना पड़ेगा। और एक इससे इससे पहले फिर एक आपको और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। साइक्लोन जो है, साइक्लोन से पहले बताया कि एयर मास, एयर मास से भी पहले आपके फ्रंट जाने की है ज़रूरत है ना। अब फ्रंट में भी आपके 2 टाइप के होंगे, है ना? एक गर्म होगा, एक ठंडा होगा, है ना? वार्म, कोल्ड फ्रंट, ओके? क्यों? क्योंकि अब साइक्लोन कैसे बनेगा? अगर आपको सबसे पहले बात ऐसा सोचो कि आप बताओ कि साइक्लोन इज़ नथिंग बट, है ना? आप ये बताओ कि जो एयर है, एयर का मूवमेंट कहाँ से जाएगा? लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कहाँ से किधर से जाएगा? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा? ठीक है? और मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स कि, और ये सब इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप समझ पाओगे एक क्लास में, राइट? तो बहुत चीज़ें हैं, है ना? और सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोरियोलिस फोर्स ही आपका डिसाइड करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, व्हेन इट्स कम टू डिसाइड दिस थिंग्स, राइट? तो मतलब कहने का ये है कि आप पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके? तो फिर आपका देखोगे तो हॉट एयर, कोल्ड एयर, बहुत सारी चीज़ें आ जाता है इस समय, राइट? कि देखो यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ ना, कि अगर हॉट एयर है, ठीक है? ये क्या करेगा? हॉट है, गर्म है, तो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, ठीक है? फैलेगा तो क्या होगा? ये लाइट हो जाएगा। लाइट हो जाएगा तो क्या करता है? लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। उल्टा इसका कर दो, अगर कोल्ड एयर है, ठीक है? कोल्ड एयर क्या करेगा? ये फैलेगा नहीं, वो सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना? और श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये लाइट की जगह क्या हो जाएगा? ये हैवी हो जाएगा, और ये हाई प्रेशर जोन का क्रिएट करेगा, ठीक है? तो और उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ें आ जाती है, राइट? तो इस जो विंड का मूवमेंट होगा, राइट? विंड का मूवमेंट हॉरिजेंटल होगा, है ना? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होगा? मतलब बहुत चीज़ें हैं, है ना? कहने का मतलब, सो बेसिकली देर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। तो 40 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप सिंपल, मतलब आप क्या करते हो, ऐसा करने से डिफ्रेंशिएट करके आ जाओगे तो काम आपका नहीं बनेगा, ओके? मेरा कहने का मतलब ये है। ऑलराइट, तो जब भी पढ़िए तो आप भी सही से देखिए कि कहाँ से क्या आपको आउटपुट मिलेगा, राइट? प्लस अगर आप देखेंगे प्रेशर बेल्ट में भी, अगर आप देखो कि यहाँ पे अगर इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो अगर आप देखो कि 0 डिग्री में क्या होता है? इक्वेटर। और इक्वेटर को ही हम, ये क्या होता है? ये आपका लो प्रेशर बेल्ट बनता है ना? लो प्रेशर बेल्ट, जहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? आई टी सी जेड बोलते हैं इसको, राइट? फिर आपके क्या होते हैं? इस विजिट के बाद आपके सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है? फिर आप क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल लो। फिर ये आपका पोलर रीजन, सिमिलरली सेम उल्टा साइड भी इधर हो जाएगा, ऐसे के सदर्न हेमिस्फीयर पे ये आपके सब ट्रॉपिकल हाई हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई। फिर आपके क्या हो जाएगा? इधर सब पोलर हाई, और ये आपके पोलर रीजन अगेन हो गया। तो यहाँ से फिर आपके विंड का डायरेक्शन कैसे होता है ना? कोरियलिस फोर्स है वो कैसे मतलब उसको डाइवर्ट करता है ना? बहुत सारी चीजें आ जाता है। फिर प्रेशर ग्रेडियंट आ जाता है पिक्चर में। प्रेस इस शॉर्ट में तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट? कोरियोलिस फोर्स, राइट? बहुत सारी फोर्स लगती है। फिर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबका कंबाइन करके फिर आपको ये सब चीज़ें, मतलब एक चीज़ का जो टॉपिक बताया ना यहाँ पे, जेपीएससी पूछा है, वो एक चीज़ नहीं पूछा है बेसिकली। इसने आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो पूरा क्लाइमेटोलॉजी है टॉपिक, क्लाइमेटोलॉजी, है ना? तो आपसे पूछ लिया है, ओके? क्लाइमेटोलॉजी। तो अगर जेपीएससी को अभी सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको ध्यान रखिए कि एक और फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, पता है ना? मतलब चलो बता ही देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले इस टाइप का चीज़ों को देखोगे तो मैं बताया कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा, पहला फोर्स। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सबको हैंडल कर पाओगे। कोरियोलिस फोर्स, राइट? मैं एक को बताया कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तब जाके आप
क्लाइमेटोलॉजी को सही से हैंडल कर पाए। सिर्फ फोर्स जाने से नहीं होगा, कहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या क्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है ना, कहाँ पे नहीं कम होता है, ओके। अब कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है ना, कहाँ पे ये क्या करता है, बेंड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आप इसको पकड़ पाएंगे, ओके। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि देखिए, अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जेपीएससी जो पूछता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता इजी है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा इजी, देख के आपको लगेगा नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता है, बट वो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि आप देखो कि 40 मार्क्स जो पूछा गया है, अब इस 40 मार्क्स के लिए आप आपके पास क्या कंटेंट है, आपके पास क्या कंटेंट है, मतलब आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है, डेप्थ ऑफ नॉलेज। क्योंकि देखिए, अगर इजी पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा देर के लिए सोचो, तो सिर्फ आपके लिए इजी है कि सबके लिए इजी है? ऑब्वियसली इजी फॉर ऑल, सारे सभी के लिए बच्चे हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के भी बच्चे हैं, है ना, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ से पास आउट, फॉर एग्जांपल आपने इस बार देखा ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बीएचयू के बच्चे हैं, है ना, आईएसएम के बच्चे हैं, राइट, आईआईटीज के बच्चे हैं, मतलब आईएसएम इज नथिंग बट आईआईटी ओनली, तो आपके एनआईटी के बच्चे हैं। तो कंपटीशन इज, तो आप जिस जो चीज़ शॉर्टकट अपना रहे हो, कि कहीं से पीडीएफ लेकर पढ़ रहे हो, तो क्या ये चीज़ इन लोग को नहीं पता है? ये लोग बेवकूफ़ है कि ये लोग डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं चीज़ों को, और एक आप ही होशियार हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए भीड़ जो कर रही है उसको सेपरेट होइए, है ना। अब आप अपने आप को मजबूत कीजिए, आप अपना कॉन्सेप्ट को रखिए कि भाई, अगर मैं आंसर लिख रहा हूँ तो मेरा आंसर सबसे हट के होना चाहिए, इतना आपको फोकस होना चाहिए। और सबसे हट के होने के लिए आपके पास, जैसे मैं बता रहा था कुछ ऐसे, मैं ऐसे पूरा तो बताया नहीं, कुछ कुछ चीज़ें बताया यहाँ पे कि आपको क्या किस डायरेक्शन में सोचना है। देखिए, अब आप बताओ कि ये सब चीज़ आप एक्सप्लेन कर पाते हैं इस क्वेश्चन पे? व्हाट इज एयर मास, व्हाट इज फॉन्ट, व्हाट इज प्रेशर बेल्ट, व्हाट इज लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट, ओके, व्हाट इज क्लॉकवाइज, मतलब रोटेशन कैसे होता है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा। इतना तो अब एटलीस्ट आपको पता भी नहीं होगा कि कितने फोर्स लगते हैं, किस इतने तो फोर्स लगते हैं, अब कौन सा फोर्स कब यूज होगा, राइट। तो पूरा मतलब क्लाइमेटोलॉजी समझेंगे तभी, मतलब चाहे आप, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको तीन बेसिकली पार्ट है, सब पार्ट। एक आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, पहला। सेकंड है आपका क्लाइमेटोलॉजी, ओके, एंड थर्ड इज योर ओशियोनोग्राफी। ओके, ये तीनों को इक्वल, मतलब कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा हुआ है के साथ। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं बना, तो मान के चलिए ये 20 नंबर आपको जो दिख रहा है ना, तो ये 20 नंबर आपका गया, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे 20 बोल रहा हूँ, 40, 40, ओके। तो क्योंकि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने जाएंगे, क्योंकि देखिए, एक तो आपका, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से हटाओ, एक तो क्वेश्चन आपका सॉलिड होना चाहिए। और सॉलिड मतलब आपको अगर अपना रैंक को, आप ये चाहते हो कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम बने, है ना, हर पेपर में एक जो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि जो सबसे डिफिकल्ट, मतलब जनरली पब्लिक को लग रहा है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन, दो, चार में से, बाकी एक, है ना, एक अगर एवरेज भी है तो चलेगा, बट एक आपको दो में से एक एबव एवरेज लिखना पड़ेगा, है ना, जो कि पब्लिक लिख ही नहीं पा रही है, तभी तो होगा। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास गाइस, है ना। मैं ही मुझे बताना था कि ये सब, कि अगर आप, आपको कहाँ पे अटैक करना है ना, जेपीएससी को मतलब टारगेट कर रहे हो तो कहाँ से अटैक करना है, ताकि जो भीड़ कर रही है, आपको वहां से हट हट जाना है, ओके। तो ठीक है ना। और जिसको जिसको अगर हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है, तो हमारा पेड बैच भी चल रहा है, लाइव लाइव चलता है, लाइव क्लास, ओके, लाइव क्लास, सैटरडे, संडे, ठीक है, और बीच में कोई एक दिन, है ना, बीच में कोई एक दिन, सैटरडे और संडे फिलहाल चल रहा है हमारा 6:30, है ना, दोनों दिन 6:30 to 8:30 PM, 8:30 PM। और जो बीच में एक क्लास होता है ना, किसी दिन हो सकता है ये, है ना, बिटवीन आपके, मतलब जनरली ये हमारा वेडनेसडे को होता है, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा होता है दो लगातार, फिर बीच में कुछ दिन गैप, फिर मतलब ये वही होता है, मिडिल में आ जाता है,
ये हमारा 10:30 के आसपास होता है, 10:30 AM। ओके। और ये फिक्स नहीं है, ये हमारा कभी भी हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे हमारे बैच में जॉब वाले हैं, है ना, तो वर्किंग को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते रहते हैं। ओके। तो जिसको ज्वाइन करना है तो ये नंबर दिख रहा है, तो और सैंपल कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, वो हमारे यूट्यूब में बहुत सारे सैंपल दे के रखा है। ओके। तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो कि हम कितना डेप्थ में, कितना बेसिक चीज़ें कवर करते हैं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। बाय।